आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 21 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का व्यवसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज का पेपर है। लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ और पहले ही भी दोस्तों मैं आपको 2 अंकीय महत्व प्रश्न लगातार बताते ही जा रहा हूँ। तो उसी सीरीज में ये आपका पार्ट 3 होंगे, फाइनल पार्ट है 2 अंकीय महत्व प्रश्न उत्तर का। इसके आगे हम क्या 3 अंकीय महत्व प्रश्न मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बता दूंगा। 3 अंकीय महत्व प्रश्न बता चुका हूँ, सॉल्यूशन के साथ मैं जल्दी लाने वाला हूँ। ओके, तो हम देख लेते हैं 2 अंकीय महत्व प्रश्न। इससे पहले दोस्तों मैं आपको कई वीडियो डाल चुका हूँ आपके व्यवसायिक अध्ययन की, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकोगे। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 12 व्यवसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिए। ओके, तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई क्या रास्ता ना हो। देख लेते हैं दोस्तों हम 2 अंकीय महत्व प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है प्रबंध की एक परिभाषा दीजिए। तो लॉरेंस ए एप्ले के अनुसार प्रबंध वस्तुओं का निर्देशन नहीं वरन व्यक्तियों का विकास है। ये हम पहले भी देख चुके होंगे, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संगठन की 2 विशेषताएं लिखिए। संगठन की हमें 2 विशेषताएं हमसे पूछी जा रही है, तो संगठन की 2 विशेषताएं। देखिए जब भी दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन को याद करें तो याद करते समय आपको क्या है, पहले उनकी हेडिंग याद करनी है। हेडिंग जो आपकी दी हुई है, ओके, हेडिंग याद करनी है। जब आपको हेडिंग याद हो जाए फिर उसके अंदर का डिटेल याद करिए करें, ओके, या पढ़िएगा समझिए। ओके, तो पहले आपको हेडिंग याद करनी। तो पहला संगठन की विशेषता में कह रहा है, पहला हमारा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, दूसरा हमारा निश्चित उद्देश्य का होना। ओके, अब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में क्या होता है, एक व्यक्ति अपने आप को क्या संगठन नहीं कह सकता। कोई सिंगल व्यक्ति है तो ये नहीं कहेगा कि मेरा भाई संगठन है, ओके, मैं संगठन से कार्य करता हूँ, अगर सिंगल व्यक्ति है। अतः संगठन हेतु का है कम से कम 2 व्यक्ति होना आवश्यक है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो तभी हम कह सकते हैं कि भैया वो क्या है, उसने संगठन बनाए। होगे, अधिकतम क्या है संख्या कोई प्रतिबंध नहीं, मतलब जितनी चाहे हो, 2 या 2 से अधिक जितनी चाहे संख्या हो वो सब संगठन के लायक होगे। लेकिन सिंगल अगर व्यक्ति है तो वो संगठन नहीं कहोगे। जैसे निश्चित उद्देश्य का होना, कोई एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। संगठन में निश्चित उद्देश्य का होना अति आवश्यक है। बिना उद्देश्य के व्यक्तियों का समूह संगठन नहीं हो सकता। जैसे किसी स्थान पर 1000 लोग बिना उद्देश्य के एकत्र हो तब वह संगठन ना होकर क्या भीड़ मात्र के लायक। मान लीजिए हम 100-200 जुड़ गए तो हम कहेंगे कि भैया संगठन है। संगठन तब तक नहीं का जब तक हम 100 लोग जैसे लोग हैं तो उनका उद्देश्य एक ही ना हो। जब एक ही उद्देश्य हो तभी हम कहेंगे कि वो क्या है, वो एक संगठन के रूप में कार्य कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संगठन ढांचा कितने प्रकार के होते हैं। तो अब व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर संगठन ढांचा 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका कार्यात्मक ढांचा, दूसरा आपका प्रभागीय ढांचा। होगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेखा संगठन क्या है। तो रेखा संगठन क्या है, रेखा संगठन का वह बुनियादी ढांचा है जो प्रत्यक्ष एवं लंबवत संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। यह आंतरिक संगठन का सबसे सरल और एवं पुराना रूप है। इसे विभागीय संगठन भी कहा जाता है। इस संगठन में क्या है, प्राधिकार ऊपर से नीचे की ओर एक ही सीधी रेखा में चलते, इसलिए क्या है इसे रेखा संगठन कहते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभागीय संगठन संरचना के 2 आधार लिखी। तो विभागीय संगठन संरचना के 2 आधार कौन कौन से, पहला हमारा उत्पाद, दूसरा है क्षेत्र। ओके, सिंपल याद करते जाइएगा। नेक्स्ट है अनौपचारिक संगठन के 2 दोष बताइए। अनौपचारिक संगठन के 2 दोष बताना। पहला है अनौपचारिक संगठन में क्या है, अफवाहों को बढ़ावा मिलता है। ओके, अनौपचारिक संगठन में क्या होता है, अफवाहों को बढ़ावा मिलता है। दूसरा क्या है, अनौपचारिक संगठन में क्या है, अनौपचारिकता का अभाव रहता है। ओके, अभाव पाया जाता है। तो ये क्या है आपके अनौपचारिक संगठन के 2 दोष है। ओके, पढ़ते जाइएगा, वीडियो को देखते ही याद करते जाइएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अधिकार अंतरण की एक परिभाषा दीजिए। अधिकार अंतरण क्या कहलाता है। अधिकार अंतरण से अभिप्राय दूसरे लोगों को कार्य सौंपना तथा उसे करने के लिए अधिकार प्रदान करना, ये आपकी कहलाती है। किसके अनुसार ये परिभाषा है, FG मूरे। ओके, FG मूरे के अनुसार ये परिभाषा दी हुई है। सीधा सिंपल है, अधिकार अंतरण मतलब होता है कि अधिकार अंतरण में अभिप्राय दूसरे लोगों को काम सौंपना। अगर जो कोई कार्य हो रहा है, ओके, तो लोग जैसे शादी विवाह होता है तो लोग काम सौंप दे, भाई आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। ओके, तो इस प्रकार से तो दूसरों को काम जो सौंपने का जो क्रिया होती है उसे हम अधिकार अंतरण कहते हैं। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में 2 अंतर देख लेते हैं। 2 अंतर आपको तय कर लेना है। तो ये आपका दिया औपचारिक अनौपचारिक संगठन में 2 अंतर। जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिख रहा हूं उसी फॉर्मेट में बिल्कुल आंसर आपको तैयार करके मैं दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जैसे चाहे मैंने लिख दिए, जिस फॉर्मेट में आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है उसी फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ। तो आपके क्या है अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन में अंतर। तो देखिए इसमें क्या है अंतर, पहले स्थापना के आधार पर औपचारिक संगठन की स्थापना क्या है नियोजित ढंग से अधिकारी के भारार्पण द्वारा की जाती है, जबकि अनौपचारिक संगठन में क्या है अनौपचारिक संगठन की स्थापना स्वतः पारस्परिक सामाजिक संबंधों के कारण बिना किसी नियोजन के हो जाती है। फिर उद्देश्य के आधार पर आपका औपचारिक संगठन में क्या जन्म तकनीकी एवं व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। अनौपचारिक संगठन का उद्देश्य क्या है, जन्म सामाजिक संतुष्टि के उद्देश्य के लिए होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है विकेंद्रीकरण की 2 विशेषता बताइए। विकेंद्रीकरण की 2 विशेषता बतानी। तो विकेंद्रीकरण की विशेषता कौन कौन सी है दोस्तों अभी तक। ओके, तो विकेंद्रीकरण की विशेषता कौन कौन सी है। पहला हमारा विकेंद्रीकरण क्या है, भारापण का प्रथम चरण है। और दूसरा हमारा क्या है, विकेंद्रीकरण प्रथम प्रबंध की एक तकनीक है। याद रखिए 2 विशेषता क्या है, पहला है विशेषता है भारापण का प्रथम चरण, दूसरा है प्रबंध की एक तकनीक। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अभी तक दोस्तों हमने वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों का वीडियो को लिंक नहीं पूरा आपको प्ले
प्लेलिस्ट की, व्यवसायिक अध्ययन की जो प्लेलिस्ट है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, व्यवसायिक अध्ययन वाले जितने दोस्त हैं, ताकि वो एक बार पढ़ के पूरा क्या है तैयारी कर सके। ओके, नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण कब और क्यों किया जाता है। ओके, तो बड़े उपक्रमों में उच्च अधिकारियों के कार्यभार में कमी लाने एवं निर्णय को सुविधाजनक बनाने के लिए विकेंद्रीकरण किया जाता है। विकेंद्रीकरण करने का मतलब सीधा आप दोस्तों समझें तो ये अपने एक खट्टा काम है। जैसे मैं हूँ तो मैं स्वयं ही क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ, स्वयं ही टाइप करता हूँ, फिर आपके लिए आंसर लाता हूँ, वीडियो एडिटिंग भी, फिर वीडियो का आपका पोस्टर बनाना, ये थंबनेल जिसे कहते हैं, ये फिर डाला। ओके, फिर उसका टाइटल वाइटल लेना, मतलब इतना सारा काम है एक वीडियो के लिए। तो ये पूरा काम जैसे मैं ही कर रहा हूँ। ओके, अब यही मैं काम विभाजित कर दूँ कि भाई आपको क्या है, आप हमारी वीडियो एडिटिंग करें, आप तो ये पोस्टर बना, इस प्रकार से समझ रहे हैं। तो काम को क्या है, अगर हम बांट दे रहा हूं, मैं सबको काम को बांट दे रहा हूं और अपने काम को कम कर ले रहा हूं, तो ये कहलाता है आपका विकेंद्रीकरण। तो वही बता रहा कि बड़े उपक्रम मतलब बड़े कार्य होते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, ओके, जिन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, वो अपने कार्य को कम करने के लिए वो अपने जो छोटे छोटे काम है वो दूसरे लोगों को सौंप देते हैं। इसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण करने के निम्न कारण है। पहला क्या है, कार्यभार की अधिकता होती है। ओके, कोई एक ही व्यक्ति बहुत सारा कार्य करे तो उसमें अधिकता आ जाती है कार्यभार। ओके, तो इसे भी कम करने के लिए क्या है, विकेंद्रीकरण किया जाता है। दूसरा है विधिकरण का प्रोत्साहन दिया जाता है, योग्य प्रबंधकों की प्राप्ति होती है। चौथा है आपका उद्देश्य अनुसार प्रबंध किया जाता है। ये है। नेक्स्ट है आपका संगठन की दो विशेषताएं, आपको दो परिभाषा आपको बतानी है। संगठन की परिभाषा देख लेते हैं। विभिन्न विद्वानों ने क्या संगठन की विभिन्न परिभाषा दी है, जिनमें से आपको दो पूछी जाएगी। ओके, तो पहला आपका प्रोफेसर लुई हेन के अनुसार किसी समान उद्देश्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण सहयोगी का संगठन कहलाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। दूसरा है आपका कुटुज एवं ओडोनेल के अनुसार क्या संगठन एक विधि संगत एवं समिपाय भूमिकाओं अथवा अविशिष्टताओं की संरचना है। ओके, ये आपकी दो परिभाषा होती है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा विपणन से क्या है, तो विपणन से परिभाषा, विपणन एक व्यावसायिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उत्पादों को बाजारों के अनुरूप बनाया जाता है और स्वामित्व हस्तांतरित किया जाता है। ये किसके अनुसार परिभाषा दी है, कंडिफ एवं स्टील के अनुसार ये परिभाषा दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रेडमार्क किसे कहते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है, तो व्यापार चिन्ह यानी ट्रेडमार्क से क्या है, ट्रेडमार्क वस्तु मार्का का वह भाग होता है जिसे वैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है एवं जिसे पंजीयन अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत करा दिया जाता है। व्यापार चिन्ह मतलब लोगों को अपना क्या रजिस्ट्रेशन करवा देने, वही। ओके, व्यापार चिन्ह ओके मतलब लोगो जैसे कहते हैं। ट्रेडमार्क का क्षेत्र वस्तु मार्का का बहुत संकुचित होता है। ट्रेडमार्क के एक बार निर्धारित कर लेने के बाद इसमें क्या है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ट्रेडमार्क संस्था की वस्तुओं का प्रतिनिधित्व तो करता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रवर्तन का अर्थ एवं परिभाषा लिखी। ओके, तो प्रवर्तन का परिभाषा आपको पूछी जा रही है। प्रवर्तन क्या है, प्रवर्तन से आशय। ओके, तो प्रवर्तन क्या है, प्रवर्तन से आशय बढ़ाने से है क्या है, आपके संबंध आपको इसे देख लेते हैं। यहाँ से आपका विक्रय प्रोत्साहन के लिए किए गए समस्त उपाय आपका संवर्धन आते हैं। आपका प्रवर्तन यानी इसे दूसरा नाम इसका संवर्धन है का उद्देश्य, प्रवर्तन का उद्देश्य है उत्पाद के संबंध में ग्राहकों को सूचना करना और उन्हें क्या उत्पाद क्रय करने के लिए सहमत करना। आप प्रवर्तन विपणन मिश्रण एक महत्वपूर्ण घटक है। ओके, ये आपका दिया हुआ है। आप प्रवर्तन की परिभाषा जो है दो आपके विद्वान के अनुसार परिभाषा दी हुई है, इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है विक्रय संवर्धन को समझाइए। तो विक्रय संवर्धन क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, विक्रय और संवर्धन। ओके, विक्रय का अर्थ होता है बेचना और संवर्धन का अर्थ होता है बढ़ाना या वृद्धि करना। ओके, इस प्रकार विक्रय संवर्धन से आशय विक्रय में वृद्धि करना, मतलब क्या वस्तुओं को बेचने की जो क्रिया है उसमें वृद्धि करना आपका विक्रय संवर्धन कहलाता है। इस प्रकार किसी वस्तु के समान विक्रय की मात्रा में वृद्धि करना समस्त क्रिया एवं विक्रय संवर्धन कहलाता है। विक्रय संवर्धन एक तात्कालिक प्रेरणा जैसे कूपन उपहार जैसे उपहार और आपकी प्रतियोगिता प्रदर्शनी सजावट मुक्त नमूना इत्यादि के द्वारा क्रेताओं वस्तु को क्रय करने के लिए प्रेरित किया जाता है। आपने देखा होगा लिखा होगा भारी छूट आपको ऑफर दिया जा रहा है, ये सब यूज किया जाता है जब भी। ओके, और ये भी आपको क्या है, ये अगर ये चीज खरीदते हैं तो इसके साथ आपको ये आपको फ्री मिलने वाला है। ओके, जैसा कि अभी देखा है जो निरमा आता है, ओके, उसके साथ कोई बाल्टी दे देता है, ओके, कोई डब्बा दे देता है, तो ये लुभाते हैं कि आपने हमारा निरमा खरीदिए। लोग क्या है बाल्टी उस डब्बे के चक्कर में क्या है वो निरमा खरीदते। ओके, तो इस प्रकार से इसी प्रकार से क्या है लोगों को लुभाया जाता है अपनी वस्तु को बेचने के लिए। तो वही बताया जा रहा है किसी भी तरीके से किसी प्रकार से क्या है अपनी वस्तुओं को बेचना, किसको, ग्राहक को, वो कहलाता आपका। ओके, और वस्तुओं के बेचने की जो क्रिया है उसमें वृद्धि करना आपका कहलाता है वही विक्रय संवर्धन। ओके, तो विक्रय संवर्धन मात्र ग्राहकों के लिए ही नहीं, अब तो क्या है व्यापारी, मध्यस्थ, विक्रयकर्ता इत्यादि के लिए भी होता है। जॉर्ज डब्ल्यू हॉपकिंस के अनुसार विज्ञापन एवं विक्रय की क्रियाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या है जिन संगठित प्रयासों की सहायता ली जाती है उन्हें क्या है विक्रय संवर्धन के नाम से संबोधित किया जाता है। ओके,
हमेशा जब भी कोई आप परिभाषा याद करें तो हमेशा एक विद्वान के अनुसार, लेखक के अनुसार, विद्वान के अनुसार परिभाषा जरूर याद करके रखिएगा, फायदा रहता है। इससे जो टीचर कॉपी चेक करने वाला होता है उसे समझ में आ जाता है कि ये लड़का बहुत होशियार है, मतलब इसने क्या है बहुत डिटेल से पढ़ा है, जब ये विद्वान के अनुसार परिभाषा दे रहोगे। तो आप जब भी लिखे तो वाले अपनी भाषा में लिख देना है, फिर आपको क्या है विद्वान के अनुसार जरूर परिभाषा दीजिएगा, और याद भी हमेशा करना है जब भी कोई परिभाषा याद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेबलिंग को समझाइए। लेबलिंग क्या होती है? ओके, तो लेबलिंग वस्तु का पर लगाई जाने वाली एक पर्ची होती है। ओके, आपने देखा कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदे एक पर्ची आपको लगी रहती है, या फिर जो पॉलीथिन वाला अगर पैकेजिंग है तो उसमें प्रिंटेड रहता है। ओके, और फिर या कोई डब्बा है तो उसमें क्या है लेबलिंग चिपका रहता है। ओके, तो वही है लेबलिंग में क्या है वस्तु के हमें उत्पादन पता चल जाता है कि ये वस्तु कब बनी है और इसकी कीमत क्या है, ये कब बनी हुई है, इसकी एक्सपायरी डेट कब है, ये सब हमें पता चल जाता है। ओके, अंतिम तिथि, वैध और साथ ही इसकी चेतावनी वगैरह भी हमें पता चल जाती है। ओके, लेबलिंग सरल है किंतु देखिए सिंपल भाषा है, अब रटने की चीज नहीं, पढ़ लिया आपने, अब समझ में आ गई क्या बात है, मैं आपको समझा भी दिया है, फिर आप अपनी भाषा से आप लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये दैनिक जीवन के कार्य होंगे। तो ये लेबलिंग सरल है किंतु क्या है महत्वपूर्ण कार्य है। लेबलिंग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खरीदे जाने वाली उत्पाद और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करना होगा। साथ ही आपने देखा होगा कि जब भी कोई वस्तु है, हमें कोई वस्तु ऐसी मिल जाती है जो हमने पहली बार देखी हो, हमें उसका उपयोग करना नहीं आता, तो उसमें पर्ची निकलती है, उसमें लेबलिंग लगा रहता है, जिसको हम पढ़कर समझ जाते हैं इस वस्तु का उपयोग हमें कैसे करना होगा। तो ये सब लेबलिंग का महत्व होता है। ओके, अब लेबलिंग की क्या है परिभाषा दी हुई है, दो आपके क्या है आपके विद्वानों के साथ परिभाषा दी है, इसे आपको याद कर लेना। अब ये से नहीं समझाता हूँ क्योंकि ये फिक्स रहती है, पढ़ लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका उपभोक्ता के दो अधिकार आपको बताने। उपभोक्ता के दो अधिकार है, पहला हमारा खतरनाक माल के विरुद्ध संरक्षण, दूसरा हमारा सूचित किए जाने का अधिकार। पहले तो हेडिंग याद कर लीजिएगा, इसके बारे में आप डिटेल से ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो मैंने आपको क्या है हेडिंग याद करनी है, अगर 2 नंबर में आया तो हेडिंग भी आप लिख दे तो नंबर मिल जाएगा। बाकी आप कोशिश करिएगा हेडिंग के साथ साथ आप इतना सारा नहीं लिखना है, जितना मैंने लिखा इतना नहीं लिखना, केवल आपको 1 या 2 लाइन लिखना है। ओके, 1 या 2 लाइन लिखनी है। मैंने इतना सारा क्यों लिख देता हूँ कि जिससे आप क्या है पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए, जब समझ में आ जाएगा तो फिर आप अपनी भाषा में 1-2 लाइन लिख पाएंगे। ओके, तो पहले हेडिंग याद कर लीजिए दोनों की और फिर 1-2 लाइन लिख दीजिए। पढ़ने के लिए पूरा मैंने मटेरियल आपको दे रहा हूँ, तो ये पूरा पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ओके, इसके आगे आपका ये दिया होगा। आगे देख ले उपभोक्ता के 2 दायित्व बता रहे हैं। उपभोक्ता के 2 दायित्व कौन कौन से हैं? पहला, उपभोक्ता अपने अधिकारों का उपयोग अवश्य करे। दूसरा है उपभोक्ता को सावधान रहना चाहिए। ये उसके उपभोक्ता के 2 दायित्व के, और इसके बारे में आपका ये दिया हुआ है, पढ़ लीजिए समझिए, बहुत आसान है। जैसे उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए उपयोग आवश्यक है, उपभोक्ता को अपने अधिकार जैसे सुरक्षा, चुनाव करने, सूचित किए जाने, सुने जाने, शिक्षा प्राप्त करने आदि का ज्ञान होना चाहिए तथा जब भी आवश्यकता पड़े उसका क्या अवश्य उपयोग करे। दूसरा क्या है उपभोक्ता को सावधान रहना चाहिए। वस्तु एवं सेवा क्रय करते समय उपभोक्ता उससे संबंधित सभी सूचनाओं की संपूर्ण जानकारी करनी चाहिए, उन सूचनाओं का सत्यता की परख करनी चाहिए। ये क्या है उपभोक्ता का कार्य होता है, दायित्व होता है। ये आपके 2 दायित्व दिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा उपभोक्ता संरक्षण का महत्व समझाना है। तो उपभोक्ता संरक्षण के ये महत्व दिए है, अनुचित आपका एवं अनैतिक व्यापारिक क्रियाओं पर रोक। दूसरा हमारा विपणन में विचार का क्रियान्वयन। तीसरा हमारा उपभोक्ता की अज्ञानता। तो ये आपको पहले याद करते समय तीनों की हेडिंग आपको याद कर लेनी है। ओके, तो ये आपके दिए उपभोक्ता संरक्षण के महत्व, हेडिंग याद करिएगा। अगर आपसे क्या है आपसे 2 नंबर पूछे जा रहा है, केवल 2 हेडिंग भी आप लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। बाकी एक लाइन आपकी उनके बारे में आपको बता देना है, आपको पढ़ना है समझना है, तो ये पूरा डिटेल दिए 3-3 लाइनों में। बाकी आपको 1 लाइन 2 लाइन में आपको बताना जब भी पेपर में लिखोगे, इतना सारा नहीं लिखना है। पढ़ने के लिए समझाने के लिए मैंने आपको पूरा दे दिया, तो पढ़ लीजिएगा समझ लीजिएगा। ओके, जब भी याद करें तो हेडिंग आपको सबसे पहले याद कर लेनी है। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है अपने 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, इससे पहले भी दोस्तों मैं आपको 2 अंकीय प्रश्न बताएं बहुत सारे, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। तो आई हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करें, चैनल जुड़ गया। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चलो ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों क्या है इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।